हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिछले 3 लेक्चर हो चुके हैं और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो जेनेटिक्स में यूज की जाती हैं, खासकर वो टर्म्स जो मेंडल ने यूज की थी। ये तो आज खूब रिसर्च हो चुकी है जेनेटिक्स के फील्ड में, लेकिन मेंडल ने जहां से वर्क स्टार्ट किया था वहां से कुछ टर्म्स का उन्होंने यूज किया और एक एक टर्म को हम यहाँ पर जो मेंडल के जो नियम हैं उनसे संबंधित है या फिर कोई जेनेटिक्स में नई रिसर्च के बाद आई है तो उन सबको हम यहाँ देखेंगे। तो बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम नाम देते हैं टर्मिनोलॉजी। तो इस टर्मिनोलॉजी में पहली जो टर्म है वो है, आप सब इस चीज से जो बायोलॉजी पढ़ रहा है, जो साइंस पढ़ रहा है, वो क्लास 7, 8, 9 से ही समझ जाता है कि ये चीज क्या है। तो पहली टर्म है अपनी जीन। अलग अलग बुक में और अलग अलग टीचर्स के हिसाब से जीन की परिभाषाएं लगभग अलग अलग ही होती हैं। सबसे सिंपल जो परिभाषा है वो ये है कि डीएनए का वह खंड जो एक प्रोटीन का निर्माण करता है या जो एक प्रोटीन को कोड करता है, जीन कहलाता है। डीएनए का वह खंड जो एक प्रोटीन का निर्माण करता है, जीन कहलाता है। देखो, अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो बना होता है हमको पता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन को हम छोड़ दें तो बात करें डीएनए की, तो डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। हम आगे के चैप्टर्स में जो जो आगे बढ़ेंगे तो हम डीएनए के बारे में डिस्कस अवश्य करेंगे, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन को छोड़ दिया जाए, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। और ये डीएनए जब हम कहते हैं भाई जीन की फॉर्म में है, अब मैं ये कहूं कि भाई पूरा पूरा डीएनए ही जीन होता है क्या? नहीं, पूरा के पूरा डीएनए जीन नहीं होता है। केवल वो छोटा खंड जिससे एक प्रोटीन का निर्माण होता है उसी को हम जीन कहते हैं। और जीन का एक प्रोडक्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। जीन एक्सप्रेस होता है, जीन अभिव्यक्त होता है, और जीन अभिव्यक्ति में दो चीजें आती है, एक ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन और एक ट्रांसलेशन अनुवादन। तो जीन के अभिव्यक्त होने में अनुलेखन और अनुवादन दो क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो जब जीन से प्रोटीन का निर्माण होना होता है तो पहले एमआरएनए बनता है, ये क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ये कई बार अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन से एमआरएनए का निर्माण क्या कहलाता है। तो जीन से एमआरएनए का निर्माण कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का जो निर्माण होता है उस क्रिया को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन। ये क्रियाएं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। यानी कि संपूर्ण डीएनए को हम कभी जीन नहीं कहते। डीएनए बहुत होता है सेल के अंदर, लेकिन सब डीएनए को हम जीन नहीं कहते हैं। केवल डीएनए का वही पार्ट, वही लेंथ जो एक प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम होती है उसी को हम जीन कहते हैं, है ना। तो जीन से एमआरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन यानी कि ट्रांसलेशन, इन दोनों को मिलाकर के एक ही वर्ड में हम कहें तो उस शब्द को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति, हिंदी में कहेंगे जीन अभिव्यक्ति। तो प्रत्येक जीन एक प्रोटीन का निर्माण करती है
और एक बीडल और टेटम थे जिन्होंने बताया था कि वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, यानी कि एक जीन से एक एंजाइम बनता है। और हम आज जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रोटीन्स होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये भी ध्यान रखना। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। तो ये था हमारा जीन। और देखो जीन के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे तब जीन वाला जो चैप्टर जो पार्ट आएगा तब। हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानते हैं। अब एक बात है, और वो बात ये है कि मेंडल ने, जिन्हें हम आज जीन कहते हैं ना, मेंडल ने इन्हें फैक्टर कहा। उन्होंने कहा कि भाई एक लक्षण को ट्रेट को निर्धारित करने के लिए एक कारक होता है। वो कारक प्रभावी और अप्रभावी कैसे भी हो सकता है। तो ये जो कारक था, उस कारक का नाम था जीन, जिसे हम आज इस रूप में पढ़ चुके हैं, बल्कि बहुत ज्यादा स्टडीज के हम कर चुके हैं। तो मेंडल ने जिन्हें कारक कहा था, उन्हें आज हम जीन के नाम से जानते हैं। तो फैक्टर या जीन, मेंडल ने इनको फैक्टर कहा था, उन्हें आज हम जीन कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने जिन तत्वों को फैक्टर कहा, उन्हें आज किस नाम से जाना जाता है, तो वो है जीन। उसके बाद जो सेकंड है वो है एलील। सेकंड टर्म जो है वो है एलील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एलील, एलिलोमॉर्फ, युग्म विकल्पी, कई नामों से जाना जाता है। ये टर्म बहुत कंफ्यूजन वाली है, सिंपल टर्म नहीं है, बहुत कंफ्यूजन वाली। देखो अब एलील है क्या? हम कह रहे हैं कि जीन है, वो जीन एक्सप्रेस होता है, अपना एक लक्षण निर्धारित करता है। अब हम जानते हैं कि भाई ये लक्षण इसमें बन रहा है, इसका मतलब है कि ये जीन इसमें कारगर है या क्रिया कर रही है, एक्टिव है, कुछ भी कहें, क्रियात्मक है। एक और प्लांट है सेम वही, लेकिन उसके अंदर वो जीन क्रियात्मक नहीं है, एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रही है, तो उसके अंदर वो लक्षण प्रारूप या उसका जो फिनोटाइप है वो नहीं बनेगा। ठीक, इसका मतलब है कि जीन के दो रूप हो गए। एक रूप तो वो जो एक्सप्रेस होता है, एक रूप वो जो एक्सप्रेस नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेंडल ने दो चीजें, लंबाई, पौधे की जो लंबाई थी, उस लंबाई के लिए उन्होंने दो तरह के प्लांट लिए। एक तो लिया था टॉल प्लांट, लंबा, और एक लिया था ड्वार्फ यानी कि बौना। तो लंबाई वाला जो प्लांट है, इसका मतलब है कि लंबाई का जो जीन है, जो जीन लंबाई को बनाता है, वो इस लंबे प्लांट के अंदर एक्टिव रहता है। लेकिन बौने में वही जीन इनएक्टिव रहता है। इसका मतलब दो रूप हो गए ना, एक तो हो गया लंबाई को बनाने वाला, एक हो गया लंबाई को घटाने वाला। बस होगी एलील की परिभाषा। एक जीन के विभिन्न रूप एलील कहलाते हैं, एक जीन के विभिन्न रूप एलील कहलाते हैं। किसी भी आप कंफ्यूजन में मत जाइए, सिंपल सी परिभाषा याद कीजिए, एक जीन के विभिन्न रूप एलील कहलाते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो, चाहे वो प्रभावी हो, चाहे वो और तरह का हो। अभी हम जब हम मल्टीपल एलील्स की बात करेंगे तब इसको ढंग से देखेंगे। अभी हम सिर्फ केवल और केवल एलील की बात करते हैं। अब देखो ये एलील कब कहलाएगा। देखिए मान लो एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। इसको हम और सिंपल तरीके से बना लेते हैं, बिल्कुल लाइनिंग से, ताकि दिक्कत नहीं आए, समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि ये क्रोमोसोम है, यहाँ इसका सेंट्रोमियर है, एक क्रोमोसोम ये है। हम सभी जानते हैं कि जोड़े के दो क्रोमोसोम होते हैं और दूसरा जोड़े का क्रोमोसोम ये है।
मान लीजिए हम कह रहे हैं मानव में 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब 23 जोड़ी क्रोमोसोम। गेहूं में 42 है, इसका मतलब 21 जोड़ी क्रोमोसोम है। ठीक है, जिनमें से 2 होते हैं लिंक क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, बाकी सब होते हैं ऑटोसोम्स, अलिंक क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो ये एक समजात गुणसूत्र है, जिसमें दोनों समजात गुणसूत्रों में आपको ये पता होना चाहिए कि एक जनक से आता है और दूसरा दूसरे जनक से आता है। मान लीजिए ये फीमेल से आ रहा है तो ये मेल से आ रहा है, लेकिन अगर किसी जगह पर इसमें यहाँ पर कोई जीन है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कहता हूँ ये कैपिटल आर जीन है, ठीक है, और इसमें भी यहाँ पर ये कैपिटल आर जीन है, यहाँ पर मान लीजिए ये कैपिटल टी जीन है और यहाँ पर इसमें ये कैपिटल टी जीन है। एक जीन के परिभाषा पर आते हैं वापस, एक जीन के विभिन्न रूप एलील कहलाते हैं। हमने ये डायग्राम बनाया है, इसमें एक क्रोमोसोम है, इनकी 2 क्रोमोसोम है, एक जोड़ी क्रोमोसोम है, इसमें एक फीमेल से आया है, एक मेल से आया है। तो इसमें ये जो जीन है हमारे, उनका क्रम इस तरह से है और इसमें जो जीन का क्रम है वो इस तरह से है। देखो, अगर एक क्रोमोसोम पर कोई जीन किसी जगह पर उपस्थित है, ठीक है, एक क्रोमोसोम पर कोई जीन किसी जगह, अब एक बात आती है कि उस जगह का नाम क्या होता है जहां पर जीन उपस्थित होता है, तो उस जगह का नाम होता है लोकस। लोकस, इसको हिंदी में हम बिंदु कहते हैं, बिंदु। अगर यही लोकस बहुत सारे हों तो इसको हम कहते हैं लोसाई, यानी कि लोकस जो है वो एक वचन है और लोसाई जो है वो बहुवचन है। तो हम ये कहें कि अगर किसी क्रोमोसोम पर, किसी लोकस पर कोई जीन उपस्थित है तो उसके समजात क्रोमोसोम पर उसी प्रकार का जीन उसी लोकस पर होना चाहिए, तो वो जो क्रोमोसोम है वो समजात क्रोमोसोम कहलाते हैं और वो जो दोनों जीन है वो एलील कहलाते हैं। देखो, एक ही क्रोमोसोम हमारा ये है, इसका समजात क्रोमोसोम ये है, अगर इस पर ये जीन इस लोकस पर है तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी ये जीन इसी लोकस पर होना चाहिए, तब हम कहेंगे आर और आर ये एक दूसरे के एलील हैं। ऐसे ही देखो, इस क्रोमोसोम पर उपस्थित ये जीन इस लोकस पर है, तो ऐसे ही इस दूसरे क्रोमोसोम पर ये इस लोकस पर है, दोनों सेम लोकस पर है, तो हम कहेंगे टी और टी आपस में एलील हैं। लेकिन आर और टी आपस में एलील नहीं है, क्योंकि ये सेम लोकस पर नहीं है। तो आर और आर एलीलिक हैं, हम यहां लिखें तो आर और आर एलीलिक हैं, यानी कि ये एलील हैं। टी और टी एलीलिक हैं, ये एलील हैं, लेकिन आर और टी नॉन एलीलिक हैं। ठीक, समझ में आ गया? ये एलीलिक हैं, ये एलीलिक हैं, लेकिन ये और ये एलीलिक नहीं है, नॉन एलीलिक है। एक चीज और है कि जरूरी नहीं है कि किसी दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन है वो डोमिनेंट ही हो। ये तो आप जानते ही हैं कि मेंडल के जो नियम हम पढ़ते हैं, तो मेंडल ने अपने लक्षणों के लिए जो कैपिटल वर्ड यूज किया था, कैपिटल वर्ड, वो कैपिटल वर्ड उन्होंने डोमिनेंट के लिए किया था, यानी कि प्रभावी के लिए, और जो स्मॉल लेटर उन्होंने यूज किया था, स्मॉल वर्ड, वो उन्होंने किया था रिसेसिव के लिए, अप्रभावी के लिए। तो हम यहाँ पर कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, इनको हम जानते हैं कि ये प्रभावी है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित सेम लोकस पर दोनों जीन डोमिनेंट हो या प्रभावी हो। ये दोनों प्रभावी भी हो सकते हैं, ये दोनों अप्रभावी भी हो सकते हैं, और ये दोनों एक प्रभावी और एक अप्रभावी हो सकते हैं। देखिए, ये तो हम जानते ही हैं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, इसकी 3 कंडीशन हो सकती है। देखो, एलीलिक होने की कौन कौन सी कंडीशन है, जरा गौर करिए।
गौर करिए, देखो देखिए जी, ये कंडीशन ऐसे थी तो अब ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती है भाई, स्मॉल आर और यहाँ पर ये स्मॉल टी। आर और आर अब भी एल के हैं, टी और टी अब भी एल के हैं, लेकिन आर और टी अब भी नॉन एल के हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि एक पेरेंट से एक डोमिनेंट फैक्टर आए और एक से आए ये रिसेसिव। ऐसे ही यहाँ पर एक से आए रिसेसिव और दूसरे से आए डोमिनेंट, तो ये आर और आर को हम अब भी एलिलिक कहेंगे और इसे अब भी हम नॉन एलिलिक कहेंगे। तो ये कंडीशन हमको, 3 कंडीशन इसमें देखी जा सकती है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलील क्या है। एक क्रोमोसोम पर अगर कोई जीन किसी लोकस पर उपस्थित है तो उसके समजात क्रोमोसोम पर उसी प्रकार का या उसका कॉन्ट्रास्टिंग जीन उसी लोकस पर उपस्थित होगा, तो दोनों जीन एलील कहलाते हैं। और परिभाषा मैंने बताई थी कि एक जीन के विभिन्न रूप एलील कहलाते हैं। तो विभिन्न रूप से मतलब है कि वो डोमिनेंट भी हो सकता है और वो रिसेसिव भी हो सकता है, यानी कि वो प्रभावी भी हो सकता है और वो अप्रभावी भी हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो हम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप से लेते हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये नंबर 3 जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप इनके नाम हैं। जीनोटाइप को हम कहते हैं जीन प्रारूप और फिनोटाइप को हम कहते हैं लक्षण प्रारूप। अब देखो तो सिंपल है भाई कि देखो जो लक्षण, जो बाह्य स्वरूप, मॉर्फोलॉजी तो नहीं कहेंगे हम यहाँ पर। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने जिक्र किया था क्वालिटेटिव ट्रेट के बारे में। तो फिनोटाइप इज जस्ट ए ट्रेट। फिनोटाइप को हम ट्रेट कहते हैं, न कि हम मॉर्फोलॉजी। तो ये ट्रेट है, ठीक है। और जीनोटाइप जीन प्रारूप। तो देखो फिनोटाइप को हम उसके बाह्य स्वरूप के आधार पर पहचानते हैं। जैसे मान लो कोई जीन एक्सप्रेस हुआ और कोई जीन एक्सप्रेस होने के बाद उसने अपना क्या ट्रेट बनाया, क्या लक्षण दिखाया, क्या लक्षण प्रारूप या क्या फिनोटाइप बनाया, उसे हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो किसी पौधे का लंबा होना और किसी पौधे का बौना होना आपको बिल्कुल दिखाई देगा। मटर में जो उन्होंने काम किया था, अभी हम आगे जिक्र करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे और वो कैरेक्टर कैसे कैसे थे। सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है कि मटर के 2 पौधे, एक बौना और एक लंबा। तो लंबे वाले के अंदर वो फैक्टर यानी कि वो जीन एक्सप्रेस होता है जो उस लंबाई वाले ट्रेट को बनाता है और लक्षण को बनाता है, और इनके अंदर वो जीन एक्सप्रेस नहीं होता जो इसको बनाता है, लंबाई को बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फिनोटाइप होता है ना, वो बाह्य स्वरूप है किसी पौधे का, जिसको हम डायरेक्ट आंखों से देख सकते हैं, किसी जीव का हो सकता है, ठीक है। और ये कैरेक्टर जो है या ये जो ट्रेट्स जो हैं, सॉरी कैरेक्टर नहीं, ट्रेट्स, ये ट्रेट्स प्रभावी और अप्रभावी हो सकते हैं। अब जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप देखो जीनी संरचना है जिसे हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। ये एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमोसोम है उसमें उपस्थित कंडीशन है जीनोटाइप, कि वो होमोजाइगस है। अब अगले वर्ड जो है वो आप समझ लीजिए, नंबर 4 होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस को हम कहते हैं समयुग्मजी और हेट्रोजाइगस को हम कहते हैं विषमयुग्मजी। यहाँ पर समझिए थोड़ा सा कि अगर मैं ये लिखूं कैपिटल टी और एक लिखूं मैं स्मॉल टी और एक लिखूं मैं कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो ये 3 कंडीशन है हमारे पास। होमोजाइगस का मतलब होता है समयुग्मजी। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये समयुग्मजी है, ये कंडीशन आप देख रहे हैं समयुग्मजी है, ये कंडीशन आप देख रहे हैं ये भी समयुग्मजी है।
अर्थात अगर एक जीव 2n होता है, आप जानते हैं सभी, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं और जो यूकेरियोटिक जीव है, वो सभी यूकेरियोटिक जीव अपने मेन जीवन काल में 2n होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 2n है, अर्थात एक जैसे 2 क्रोमोसोम होते हैं। अब एक जैसे 2 क्रोमोसोम है तो दोनों क्रोमोसोम पर, अभी हमने जिक्र किया है कि एलील, तो दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन्स है वो भी समान होंगे। समान से मतलब ये है कि चाहे तो वो डोमिनेंट हो, चाहे वो रिसेसिव हो, चाहे वो डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे भी हो। ठीक है, देखो डोमिनेंट और रिसेसिव का जो मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे, जो ट्रेट्स लिए थे, वो ट्रेट जो है मेंडल के ऐसे हैं, जैसे मान लो हम टेम्परेचर के लिए 2 चीजें हैं, या तो कोल्ड या फिर हॉट, जस्ट ऐसे ही हैं वो कैरेक्टर्स। लंबा बौना, पीला हरा, गोल झुर्रीदार, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे टेम्परेचर के लिए लेते हैं ना, कोल्ड है या फिर वार्म है या हॉट है, जो भी, ठीक है। तो इस तरह से अब होमोजाइगस कब है? अगर सेम क्रोमोसोम पर उपस्थित दोनों जीन समान है ना, अगर वो डोमिनेंट है, तो देखो अगर मान लो वो डोमिनेंट है, इस तरह से है, तो इस तरह से है तो बनने वाले दोनों युग्मक जो है वो समान बनेंगे। इस तरह से है तो बनने वाले दोनों युग्मक समान बनेंगे। देखो अगर इस तरह से है तो बनने वाले दोनों युग्मक असमान बनेंगे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से देखो, ठीक है। जब बनने वाले दोनों युग्मक समान हैं तो हम कहेंगे होमोजाइगस, समयुग्मजी, और बनने वाले दोनों युग्मक असमान है तो हम कहेंगे हेटेरोजाइगस, विषम युग्मज। सिंपल सा है, ठीक है। अब इस ध्यान देख लीजिए, होमोजाइगस है ये बनेगा, हेटेरोजाइगस है ये कंडीशन है, ये भी और ये दोनों होमोजाइगस है। अब जीनोटाइप जिस तरह का होगा उसी तरह का ट्रेट बनेगा। अगर जीनोटाइप डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ट्रेट बनेगा, अगर जीनोटाइप रिसेसिव है तो रिसेसिव ट्रेट बनेगा। यानी कि कैपिटल टी इज फॉर टॉल, प्लांट टॉल। अगर हम कहें कि कोई स्मॉल टी वाला है तो ये होमोजाइगस है, तो स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ पादप बनाएगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है। तो उस कंडीशन में हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके प्रभाविता का नियम क्या कहता है, उसमें देखिए। नेक्स्ट टर्म इज कुछ इंपोर्टेंट क्रॉसेस हैं जिसमें जैसे टेस्ट क्रॉस है, ये 3 क्रॉसेस हैं, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में देखो क्या होता है, पहले हम डालते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? एक प्लांट है, मान लीजिए लंबा है, आपको अज्ञात प्लांट हो गया, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप केवल उसका फिनोटाइप जानते हैं, उसके जीनोटाइप के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है कि वो समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है। देखो एक चीज समझिए कि मान लो मैं लिखूं कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है कंडीशन, तो हम बाहर से देखकर ये बताएंगे कि ये पौधा भी लंबा है और ये पौधा भी लंबा है, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी है, और जो प्रभावी होता है ट्रेट वही बनता है, फिनोटाइप वही बनता है। तो प्रभावी है, इसका मतलब है कि इसमें ये लंबा बनेगा, ये भी लंबा होगा। अब इन दोनों पादपों को लंबाई जो है वो सेम है, आप बाहर से देखकर बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि दोनों में से कौन सा पादप तो होमोजाइगस है, समयुग्मजी है, और कौन सा विषमयुग्मजी है। इसको पहचान करने के लिए आपको चाहिए टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इन दोनों में समझ में आएगा टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं।
तो टेस्ट क्रॉस ये बहुत एग्जाम में आता है, नीट में। अब क्या आजकल तो देखो, आजकल जो साइंस है, जनरल साइंस, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि भाई इसमें आता है, तो ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये करते क्यों है, बेसिकली आपको समझना है कि अगर मान लो कोई अज्ञात प्लांट है और अज्ञात पौधा समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, इसका पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब करते किसके साथ है, ये देखो, हमारे पास दो प्लांट है, एक ये है और एक ये है। हमारे पास दो प्लांट हैं, एक प्लांट है हमारे पास कैपिटल टी, और दूसरा प्लांट है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल। ये हमको नहीं पता है कि कौन सा प्लांट तो समयुग्मजी है और कौन सा प्लांट है विषम युग्मजी। इसका जो क्रॉस है, मान लो हम इसको फीमेल की तरह काम में ले रहे हैं, और इसका क्रॉस हमेशा, ये बात ध्यान रखना, टेस्ट क्रॉस में हमेशा समयुग्मजी अप्रभावी के साथ करवाते हैं। समयुग्मजी अप्रभावी के साथ करवाते हैं। तो समयुग्मजी अप्रभावी इसका ये हुआ, ऐसे ही इसका क्रॉस हम इसके साथ करवाते हैं। तो जब इससे बनेंगे तो कैपिटल टी, इससे बनेंगे तो स्मॉल टी, इससे बनाए कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे बनाएंगे स्मॉल टी। देखो, आपको मेन चीज को समझना है, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण से कुछ मतलब नहीं है, ज्यादा तेज चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिमाग तो केवल उतना ही सुनता है जितना आप समझेंगे। देखो, ध्वनि की जो किरणें होती हैं, जो वॉइस वेव जो आती हैं, जिनको हम सुनते हैं, उनका कभी अति व्यापन नहीं होता। वो एक दूसरे से अति व्यापित नहीं होती है। हम जिस तरफ ध्यान लगाते हैं, बस वही हमको दिखाई देती है। जैसे दुनिया भर की आवाजें अपने आसपास आती रहती हैं, लेकिन हम जिसको सुनना चाहें उस तरफ ध्यान लगाएं, तो फिर वो आवाज हमको एकदम क्लियर सुनाई देती है, इसी टाइप। तो आप ज्यादा तेज चिल्लाने से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। दिमाग तो आपका उतना ही पकड़ेगा जितना आप चाहेंगे, आप जिधर लगाएंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल टी, इसको क्रॉस करवाएंगे हम। मान लो हमने इसके साथ क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस अब इसके साथ यहाँ ले आओ, इसके साथ करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस इसके साथ करवाओ कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप देखेंगे तो सब में कैपिटल टी प्रभावी है, तो इसका मतलब है कि सभी पौधे 100% पौधे लंबे या टॉल होंगे। इस वाले को देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले को स्मॉल टी स्मॉल टी, इस वाले को इस वाले के साथ क्रॉस करवाइए कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसे इसके साथ क्रॉस करवाइए स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ आप पाएंगे कि 50% पौधे लंबे हैं और 50% पौधे बौने हैं। बस यही रिजल्ट है इसका। समझ में आ गया होगा, अगर आप थोड़े से एनालिटिक हैं दिमाग से तो समझ में आ गया होगा। पहली बात तो कंडीशन ये है कि टेस्ट क्रॉस हमेशा इस चीज के लिए करवाया जाता है कि अज्ञात पौधा समयुग्मजी है अथवा विषमयुग्मजी। दूसरा, करवाया किसके साथ जाता है, हमेशा अप्रभावी समयुग्मजी के साथ। दो कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये हो जाती है कि 100% पौधे अगर लंबे प्राप्त होते हैं तो जो पौधा है अज्ञात, ये वही अननोन प्लांट है, ये अननोन प्लांट है। तो जो अज्ञात पौधा है वो हमारा समयुग्मजी है। और अगर मान लीजिए 50% लंबे और 50% बौने पौधे प्राप्त होते हैं
तो समझ लीजिए कि वो पौधा विषम युग्मजीय है। अब देखो कंडीशन आजकल क्या है कि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े से घुमा के आते हैं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो क्वेश्चन लिखा आएगा कि टेस्ट क्रॉस के बारे में क्या सही है, सही चीज को चुनिए या सही वाक्य को चुनिए। तो उसमें आ सकता है कि टेस्ट क्रॉस के बारे में सही वाक्य को चुनिए। उसमें आ सकता है कि टेस्ट क्रॉस में नंबर 1 सबसे पहले अज्ञात पौधे का पता लगाने के लिए कि वो समयुग्मजीय है या विषम युग्मजीय है, इसके लिए करवाया जाता है। नंबर 2, हमेशा टेस्ट क्रॉस समयुग्मजीय अप्रभावी के साथ करवाया जाता है। तीसरी कंडीशन यहाँ पर वो चेंज कर देगा, ये अगर 100% पौधे लंबे हैं तो जो अज्ञात पौधा है वो समयुग्मजीय होगा। और एक यहाँ पर जो चौथी कंडीशन है इसको वो चेंज कर सकता है कि अगर 50% पौधे लंबे 50% पौधे बौने हैं तो फिर पौधा जो अज्ञात पौधा है वो समयुग्मजीय हो सकता है। इस तरह से वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये टेस्ट क्रॉस था। इस टेस्ट क्रॉस में हमेशा बस 2 चीज ध्यान रखनी है आपको। ये तो आप निकाल सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन 2 ही होंगी, या तो पौधा ये होगा या फिर पौधा ये। तो ये कुछ क्रॉस मतलब आज हमने टेस्ट क्रॉस को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस को थोड़ा सा डिटेल से बताना पड़ेगा, बैक क्रॉस की और रेसिप्रोकल क्रॉस की। आप मेरे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।